आज हम इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसमें से शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण जो विधियां हैं वो 3 हैं। पहली विधि है निरीक्षण विधि, दूसरी है प्रयोगात्मक विधि और तीसरी है विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधियों को हम मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, जिसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली अंतर्दर्शन विधि और दूसरी है बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन को इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड और बहिर्दर्शन को एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है। और विवरणात्मक विधियां 6 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है केस हिस्ट्री मेथड, जीवन इतिहास विधि। दूसरा है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। तीसरा है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। और चौथा है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिकल मेथड। नैदानिक विधि, डायग्नोस्टिक्स मेथड। और सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। ये इसके 6 पार्ट हैं। ठीक है। अब हम एक एक विधि को जानेंगे। पहला है अंतर्दर्शन विधि। ये सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूतियों के रूप में परिभाषित करते हुए चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन के द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसा बताया। इनके अनुसार चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में 3 तत्व संवेदना, भाव, प्रतिमा, सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमेजेस सम्मिलित रहते हैं। जैसे किसी मृतक को देखकर होने वाली चेतन अनुभूति ने के अंतर्दर्शन में मृत शरीर को देखना दृष्टि संवेदना है, दुख का भाव होना अभिव्यक्ति है और मृत शरीर को देखकर मन में किसी खास प्रतिमा का बनना है। ठीक है। अंतर्दर्शन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अंतर्दर्शन करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस और पक्षपात की भावना से ग्रसित ना हो, बायस ना हो किसी भी तरह से, तभी वो इस पर जो है सही से अंतर्दर्शन विधि का क्रियान्वयन कर सकता है। इसकी विशेषताएं जो हैं वो मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज, व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। अन्य व्यक्ति कभी कभी दूसरे का व्यवहार का वास्तविक अवलोकन नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता न होने के कारण यह विधि अत्यंत सरल व सदैव सुलभ मानी जाती है। इसकी जो सीमाएं हैं वो ये हैं कि व्यक्ति अपने स्वयं का तो व्यवहार अवलोकन कर सकता है, लेकिन इस दौरान अगर किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवहार का अवलोकन करना यदि असंभव नहीं हो तो कठिन अवश्य है। मीन्स आप किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उस टाइम अगर आपका अंतर्दर्शन विधि के द्वारा अवलोकन करते हैं तो फिर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। अंतर्दर्शन विधि से प्राप्त होने वाली विभिन्न सूचनाएं अत्यधिक विषयनिष्ठ प्रकृति की होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। दूसरी चीज, शिशुओं, बालकों व सामान्य व्यक्तियों, पशु पक्षियों के द्वारा अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग नहीं हो सकता। अचेतन अवस्था में किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरा है, बदलते मनोवैज्ञानिक अनुभवों के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से अंतर्दर्शन करना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। नेक्स्ट है बहिर्दर्शन विधि। इस विधि का प्रतिपादन व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने किया था। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि इसका अध्ययन निरीक्षण विधि से ही किया जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन कहलाता है। बहिर्दर्शन विधि पर
अवलोकन विधि या परप्रेक्षण विधि या प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है इसे। बहिर्दर्शन विधि में व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति क्रोधित अवस्था में क्यों आता है, क्रोधित अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है और क्रोध व्यक्ति के ऊपर क्या प्रतिक्रिया, क्रोध का व्यक्ति के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है और उनमें क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं उस क्रोध के कारण। ऐसी चीज़ों का अध्ययन हम लोग बहिर्दर्शन विधि के द्वारा ही कर सकते हैं। बहिर्दर्शन औपचारिक व अनौपचारिक दो प्रकार का होता है। औपचारिक बहिर्दर्शन वो है जो व्यवस्थित व निर्धारित ढंग से संपन्न किया जाए। औपचारिक बहिर्दर्शन को व्यवस्थित व पूर्व निर्धारित ढंग से संपन्न किया जाता है। बहिर्दर्शन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए निरीक्षण अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। बहिर्दर्शन की विशेषताएं। बहिर्दर्शन का प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों, समूहों आदि सभी के ऊपर किया जा सकता है। यह अचेतन, अर्धचेतन, विकृत, विक्षिप्त अवस्थाओं के लिए आदि व्यवहारों का अध्ययन भी बहिर्दर्शन के प्रयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। बहिर्दर्शन विधि एक साथ अनेक व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अधिक विश्वसनीय व वस्तुनिष्ठ होती है। इसमें वैधता भी होती है। बहिर्दर्शन विधि की सहायता से पशु पक्षियों से प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू करने की संभावना को देखा जा सकता है। बहिर्दर्शन विधि से प्राप्त परिणाम अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। इस विधि से प्राप्त परिणामों के संख्यात्मक होने के कारण उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। सीमाएं ये हैं इस विधि की कि इसमें अवलोकनकर्ता अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन या व्याख्या करते समय प्रायः पूर्व धारणाओं तथा पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है, जिसके कारण इस विधि में प्राप्त परिणाम कभी कभी आत्मनिष्ठ भी हो जाते हैं। दूसरा, अवलोकित किए जाने वाला व्यक्ति कभी कभी जानबूझकर अस्वाभाविक व कृत्रिम व्यवहार करता है, परंतु अवलोकनकर्ता इस व्यवहार को वास्तविक मानकर उसका त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर देता है। अवलोकित व्यक्ति के ढोंगपूर्ण व्यवहार से धोखा खाकर निकाले गए निष्कर्ष असत्य होते हैं। दूसरा, गोपनीय प्रकृति के व्यवहार जैसे यौन क्रियाओं आदि का अवलोकन करने की विधि, इस विधि के द्वारा अवलोकन संभव नहीं हो सकता। प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में पूर्ण नियंत्रण होता है। पहली चीज, इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी सहायता से कार्य कारण संबंध स्थापित करना है। नवीन तथ्यों, नियमों व नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने की यह सर्वाधिक परिष्कृत, यथार्थपरक और शक्तिशाली विधि मानी जाती है। प्रयोगात्मक विधि वस्तुतः विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त की जाने वाली वैज्ञानिक अन्वेषण विधियों से लिया गया है। विज्ञान प्रयोगशालाओं में घटनाओं के नियंत्रित ढंग से संपादित किया जाता है और उन पर विभिन्न कारकों के पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रयोगशाला में अवलोकन व परीक्षण करके निष्कर्ष कारकों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगशाला में अवलोकन व परीक्षण करके इनके चरों पर भी नियंत्रण। अप्रयोगशाला विधियों परिस्थितियों जैसे कक्षागत परिस्थितियां में इस विधि का उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि कक्षागत परिस्थितियों में क्या है कि हर चीज़ एक निर्धारित होती है, निश्चित होती है, तो वहाँ पर चरों पर नियंत्रण होता है। चर क्या होते हैं? किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुण को चर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रयोग से तात्पर्य किसी विशिष्ट अभिक्रिया अथवा उपचार के प्रभाव की तुलना किसी अन्य उपचार के प्रभाव अथवा उपचार विहीन स्थिति के प्रभाव से करने की प्रक्रिया से। ठीक है, और जिस समूह को विशिष्ट उपचार दिया जाता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं।
जबकि जिस समूह को विशिष्ट उपचार नहीं दिया जाता उसे नियंत्रित समूह कहते हैं। ठीक है, इसकी ये एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला के अंदर ही सब चीज़ संपन्न की जाती है। इसके जो परिणाम हैं, निष्कर्ष जो निकलते हैं, वो वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय व वैध होते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिकों का नियंत्रण रहता है। इससे प्राप्त परिणामों का सत्यापन प्रयोग की पुनरावृत्ति करके किया जा सकता है। पशुओं पर प्रयोग करके प्राप्त परिणामों को मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उच्च स्तरीय प्रयोगात्मक अभिकल्पों का प्रयोग मनुष्यों के प्रयोग करके इस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन विशद ढंग से किया जा सकता है। पशुओं पर प्रयोग करके प्राप्त परिणामों को मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, स्किनर का था, पावलाव का था, इन्होंने विभिन्न पशुओं पर प्रयोग किए और जिसको बाद में मनुष्यों के ऊपर उन्होंने उसको अप्लाई करने के लिए कहा। इसकी सीमाएं क्या हैं? भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सरल हो सकता है, परंतु व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन होता है या असंभव होता है। प्रयोग चाहे कितनी भी सावधानी से क्यों न किया जाए, उसमें कुछ ना कुछ कृत्रिमता अवश्य हो जाती है, जिसके कारण परिणामों की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका निर्माण करना या तो असंभव होता है या अवांछनीय होता है, जैसे क्रोध, भय, डर आदि। इस विधि में व्यक्ति को नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य करना होता है, इसलिए इसमें प्रयोग के प्रति किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती। यही कारण है कि इस विधि में प्रयोगकर्ता को प्रयोज्यों का सहयोग प्राप्त करना कठिन हो जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अस्वाभाविक व आडंबरपूर्ण हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम देखें तो चूँकि सब कुछ पता है आपको, और वहाँ पर आप जब नियंत्रित परिस्थितियों में हैं, वो आप अपना व्यवहार सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक के सामने कोई भी बालक उद्दंडता नहीं करता है, तो वहाँ पर उसका अध्ययन करना सही नहीं हो पाएगा। फिर है, व्यक्ति को न केवल बाह्य कारक वरन उसकी आंतरिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं। प्रयोगकर्ता बाह्य कारकों पर तो नियंत्रण कर सकता है, परंतु आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है जीवन इतिहास विधि। कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी व्यक्ति विशेष के वंश विशेष अथवा वर्ग विशेष की विलक्षणता और समस्याओं को जानना होता है। तब मनोवैज्ञानिक प्रायः जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति की विलक्षणता का मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक अध्ययन किया जाता है, वह कोई अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी कार्य करने वाला, समस्यात्मक बालक आदि कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति की विलक्षणता का कारण उसके भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक वातावरण हो सकता है। व्यक्ति अपनी पूर्वगत परिस्थितियों तथा अनुभवों के फलस्वरूप विलक्षण व्यवहार करने लगता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के विलक्षण व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके जीवन इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, वो उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम है। दूसरी, मंदबुद्धि बालक व पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगी से प्राप्त बालकों के अध्ययन में यह विधि उपयोगी है। इस विधि में विभिन्न स्रोतों से व्यापक ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं, इसलिए इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। इस विधि का प्रयोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इस विधि में समय, श्रम व धन अधिक लगता है, जिसके कारण यह विधि अधिक व्ययसाध्य है, क्योंकि इसमें जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको उसका केस स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको लोगों की आवश्यकता होगी जो उसका अध्ययन करें, या फिर आप स्वयं एज एक्सपर्ट। तो वहाँ पर आपको समय भी देना होगा, श्रम भी करना होगा, और धन भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी फ़ी जो होगी वो वहाँ पर बढ़ती जाएगी निरंतर, तभी आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। इस विधि से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते समय मनोवैज्ञानिकों में प्रायः कुछ ना कुछ मतभेद रहता है। अगला है डेवलपमेंटल मेथड।
विकासात्मक विधि, इसे जेनेटिक विधि भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक विकास के विभिन्न पक्षों से जो है गुजरता है, और जिससे संबंधित जो जो उसमें परिवर्तन होते हैं उनकी सूचनाएं वो एकत्रित की जाती हैं जब इस विधि से अध्ययन किया जाता है क्या क्या परिवर्तन उसमें हुए। विकासात्मक विधि में विभिन्न अवस्थाओं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये एक दीर्घकालीन विधि है। ठीक है, इसमें कालानुक्रमिक और अध्ययन किया जाता है कि किस काल में, शैशवावस्था में था तो उस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, बाल्यावस्था में क्या हुए, तो उन सब चीज़ों के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि विभिन्न अवस्थाओं में विकास के विशेषताओं को जानने के लिए विकासात्मक विधि सर्वाधिक उपयोगी है। बालक के विकासात्मक दोषों को जानने के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट है विकासात्मक विधि की सीमाएं। दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि समय, श्रम व धन की दृष्टि से अधिक व्ययसाध्य है। मानव विकास, एक साथ अनेक कारक प्रभावित करते हैं मानव विकास को, और सभी को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में प्राणियों को के व्यवहार से संबंधित समानताओं असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे पशुओं और मानवों के व्यवहारों की तुलना, दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना, विभिन्न वातावरण में पाले गए बालकों की तुलना, लड़के लड़कियों के व्यवहारों की तुलना आदि। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुलना के द्वारा जो है पशुओं के ऊपर जो प्रयोग किए जाते हैं उसके बाद उन्हें मनुष्यों के ऊपर किया जाता है और उसके परिणाम देखे जाते हैं। इसकी विशेषताएं यह हैं, जिन प्रयोगों को मनुष्यों के ऊपर नहीं किया जा सकता उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर सिद्धांत प्रतिपादन करने की यह एक एकमात्र विधि है। अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना सरल हो जाता है। इसकी सीमाएं क्या हैं? मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्य के ऊपर नहीं अप्लाई किया जाता। दूसरा, विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक गठन, वंशानुक्रम, परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों पर प्रयुक्त करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। इनके अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त व दमित इच्छाओं भावनाओं का पुंज होता है तथा यह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने ही इन अतृप्त व दमित इच्छाओं को से प्रभावित होता रहता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे इन अतृप्त इच्छाओं को परिष्कार अथवा मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सके। इसकी सीमाएं हैं, व्यक्ति के अचेतन व चेतन दोनों ही का ज्ञान प्राप्त होता है, ये विशेषताएं हैं। दूसरी चीज भावना ग्रंथियों का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरी चीज मानसिक विकारों का निदान करना। और इस विधि के द्वारा व्यक्ति अपने मन की बातों को छुपा नहीं पाता है। सीमाएं, इसका प्रयोग दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। इस विधि के प्रयोग में धन एवं समय अधिक लगता है। व्यक्ति तथा मनोविश्लेषक दोनों को ही अत्यधिक धैर्य के से कार्य करना होता है, जो कि कभी कभी संभव हो जाता है। व्यक्ति के मन में छिपी अनेक वांछनीय इच्छाओं के सार्वजनिक हो जाने के कारण व्यक्ति तथा समाज इस विधि का प्रयोग करने में सहयोग नहीं देते। अगला है डायग्नोस्टिक मेथड, नैदानिक विधि। व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्तिगत विधि है। इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। यह विधि शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी है, जैसे पिछड़े बालकों की कठिनाइयों को जानना, उच्च मानसिक योग्यता वाले छात्रों को
शैक्षिक असफलता को जानना, अपराधी प्रकृति वाले बालकों के कारणों को जानना और तत्पश्चात कारण उसके क्या है और कारणों को पता लगाकर निदान प्रदान करना कि उन कारणों पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। अवांछनीय व्यवहार को त्याग करने में ये विधि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उपचारात्मक उपाय देने के से पूर्व समस्याएं ज्ञात करने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में निदानात्मक विधि अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। फिर है इसका भी प्रयोग कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकता है। यह समय, श्रम, धन की दृष्टि से अधिक व्ययसाध्य है। अगला है सर्वेक्षण विधि। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्राप्त प्रदत्तों को संकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकीय विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या है कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का अत्यंत उपयोगी विधि स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण, मापन उपकरणों की सहायता से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय ढंग से विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इसमें जिस चीज़ का हमें अध्ययन करना है, मान लीजिए हमें शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना है, तो हम एक सर्वे करेंगे जिस क्षेत्र की शैक्षिक उपलब्धि का हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, और सर्वे के माध्यम से हम उस क्षेत्र में व्यक्तियों की योग्यता क्या है और उनकी उपलब्धि क्या है, इसका अध्ययन कर लेंगे। इसकी विशेषताएं हैं, एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समग्र के यानी कि जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष ज्ञात किए जाने के कारण कम समय, श्रम व लागत से अध्ययन संभव है। सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग में विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन किया जाता है। इस विधि से सीमाएं हैं इसकी। इस विधि की विश्वसनीयता प्रयुक्त किए गए प्रतिदर्श तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करता है। अतः यदि प्रतिदर्श संपूर्ण जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उससे प्राप्त सूचनाएं असत्य हो जाती हैं। यह विधि प्राप्त परिणाम इस विधि से प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय हो जाते हैं। इस विधि में समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है यह विधि, और इस विधि में व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में प्राप्त निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ।